अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ गैसियस एक्सचेंज। वैसे मतलब ये 10th चैप्टर यानी कि 9th चैप्टर जो थे वो फर्स्ट ईयर में इंक्लूडेड थे। तो मतलब 9th क्लास में इंक्लूडेड थे जो पहले 9 चैप्टर थे। जो चैप्टर नंबर 10 है ये 10th क्लास से है। तो वैसे ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसका मतलब देखते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेलुलर रिस्पायरेशन और सिंपल रिस्पायरेशन दोनों में बहुत सा डिफरेंस है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है इसमें ये होती है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो फूड के अंदर होते हैं उनको ब्रोक किया जाता है ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से, और जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाती है। रिस्पायरेशन सिंपल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जिनके एयर को अपने ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, तो एक रिस्पायरेशन वो वाली है। लेकिन ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ये उससे थोड़ी डिफरेंट है। तो आगे हम इसको भी देखेंगे। तो सेकंड वन दैट इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ऑक्सीजन यूज़ की जा सकती है, इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनके एक इक्वेशन होती है कि जिसमें हम इनके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है। गैसियस एक्सचेंज वाई ऑक्सीजन इज़ नीडेड। तो गैसियस एक्सचेंज क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसफ़र है, यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकल जाना, इसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है बॉडी को? तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑक्सीजन की अपनी नीड सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कि एनवायरनमेंट से लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो उनके सेल के दौरान इनकी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसको वो अपने इसमें एनवायरनमेंट में इनके इसी प्रोसेस के थ्रू, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के थ्रू यानी इसको लीव करते हैं। और ऑक्सीजन क्योंकि टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन के लिए, टिश्यू को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ऑक्सीजन उनका फ्यूल है, तो वो नहीं चाहिए होता है। ब्रीथिंग क्या है कि ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जिस एनिमल जो एयर को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक यानी कि ले जाते हैं, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो उनकी बॉडी से इनके बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल ब्रीथिंग है। तो रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में अब डिफरेंस क्या है, ये चीज़ देखने वाली है। जो रिस्पायरेशन है ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस में होते हैं, जिसमें 2 टाइप्स हो सकती है, एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन हो सकती है। और ब्रीथिंग सिंपल क्या है कि मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें यानी कि गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जिसमें एक इनटेक होता है और एक मतलब इंजेक्शन होती है और एक्सजेशन के एयर का बॉडी के अंदर मूव करना और बॉडी से बाहर मूव करना। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे हो सकती है हम इसको देखते हैं। तो प्लांट जिनमें उनके पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, जिस तरह एनिमल सेल के पास होता है, उनकी ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए। तो अब होता ऐसा है कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो क्या चीज़ होती है कि लीव्स होते हैं या यंग स्टेम्स होते हैं। तो लीव्स या यंग स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर स्टोमेटा होते हैं जिनकी एपिडर्मिस होती है वो गैसेस एक्सचेंज में वर्क कर रही होती है। उनके इनर सेल्स के अंदर लीव्स होते हैं जिनको हम मेसोफिल या स्टेम सेल्स भी कहते हैं। उनके अंदर एयर स्पेसिस होती हैं जो कि हेल्प कर रही होती हैं इसमें, मतलब उनके इसमें। तो ये उनकी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अब डे टाइम जो म्यूजिफल सेल्स होते हैं लीव्स के, फोटोसिंथेसिस करते हैं और रिस्पायरेशन करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस में इसको यूज़ कर लिया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस सेलुलर रिस्पायरेशन में इसको यूज़ कर लिया जाता है। और जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाती है। तो दिन के वक्त कोई भी इनके प्लांट्स के पास कोई भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होती। लेकिन नाइट के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो लीफ जो होते हैं वो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेना शुरू कर देते हैं और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि मतलब रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिन वगैरह होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, रात को यही होता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती,
तो वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहे होते हैं, यानी कि उल्ट प्रोसेस। जिस तरह दिन को वो जब फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है वो सेलुलर रिस्पिरेशन में उसको यूज़ करते हैं, और जो बच जाती है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती, तो प्लांट्स को तो रिस्पिरेशन करनी है। तो वो क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में यानी कि भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यानी कि सांस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जिन वगैरह होते हैं जो गला दबा देते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ये होता है। तो दूसरा होता है गैसेस के वुडी स्टेम्स, जो उनकी नेचर ऑफ रूट्स होती है, जब वुडी स्टेम्स होते हैं जिनमें मैच्योर रूट्स आ जाती है, इंटायर सरफेस उनकी कवर्ड होती है बार्क से। तो जो उनमें कुछ पोर्स होते हैं या लेयर्स ऑफ बार्क्स होती हैं जिनको हम कहते हैं लेंटिसेल। लेंटिसेल बेसिकली तो ये तने में ही प्रोड्यूस हो ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, मतलब यंग स्टेम्स में। तो इसमें ये भी हमारे पास उसमें गैसेस एक्सचेंज में इनके अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यंग रूट्स होती हैं जो गैसियस होती हैं, सॉयल जिनमें सराउंडिंग रूट्स होती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं ये डिफ्यूज़ हो जा सकती हैं इनके यंग सरफेस ऑफ द रूट से। इनकी सिर्फ ये यंग जो रूट्स होती हैं ये भी गैसेस एक्सचेंज में अपना वर्क परफॉर्म करती हैं। तो जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गेट करते हैं और डिज़ोल्व वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर से ही ले लेते हैं। इनके एक्वाटिक का तो मसले नहीं है, वो वाटर से उनका अपना इनके सारा काम जो ये प्रोसेस होता है वो चल रहा होता है। तो आगे है कि अब रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो ह्यूमन में है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स इसके क्या हैं, इसका एयर पैसेज है और 2 लंग्स है। सबसे पहले हम एयर पैसेज को डिफाइन करते हैं। एयर पैसेज क्या है, ये उन पार्ट्स को कंसिस्ट करता है जहाँ से एयर होती होती लंग्स में जाती है। तो इसके जो पहला पार्ट है दैट इज़ नेज़ल कैविटी या नोस्ट्रल्स। तो जो हमारा नोज़ है ये इसके अंदर एक नेज़ल कैविटी होती है, ये जिसकी ओपनिंग को हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इनके सेंटर में इसके वाल होती हैं, 2 नोस्ट्रल्स होते हैं। तो इसके अंदर हेयर्स होते हैं, हेयर्स के अंदर म्यूकस की लेयर होती है जो कि ये वर्क इनके करवा रही होती है। तो अब हम इसके फंक्शन देखते हैं। जो इसके हेयर्स होते हैं वो एक तो डस्ट पार्टिकल्स एयर को फ़िल्टर करते हैं, और दूसरा जो इसका टेम्परेचर होता है उसको भी वार्म करते हुए बॉडी का टेम्परेचर। जब ये इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले ये हमारे पास ये नॉस्ट्रल्स हैं, ये हमारे पास नेज़ल कैविटी है, ये मुंह वाले को यानी कि ये ओरल कैविटी है, और ये इसके जो ऊपर है दैट इज़ नेज़ल कैविटी। इसके डायरेक्ट बाद हमारे पास फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स ओरल और नेज़ल कैविटी मतलब दोनों के लिए सेम होता है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास एक पर्दा होता है जिसको हम एक पर्दा होता है जिसको हम ग्लोटस कहते हैं, ये वाला, जिनके एक स्ट्रक्चर होता है कैसे। तो उसके ऊपर एक पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटस। तो उसके बाद हमारे पास ये सी शेप्ड जो नाली आती है जिसको हम ट्रीकिया कहते हैं, और ट्रीकिया के बाद हमारे पास लंग्स आ जाते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो हम इनका स्ट्रक्चर अभी जिनके 1 बाय 1 देखते हैं। जहाँ तक जो हमारे पास था ये था। सबसे पहले फेरिंग्स है, जो नेज़ल कैविटी है वो फेरिंग्स में ओपन होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है। तो ये एक मस्कुलर पैसेज है जो फूड और एयर दोनों के लिए, इनके फेरिंग्स ऐसी जगह है जो फूड और एयर दोनों के लिए एक ही है। आगे ग्लोटस या एपिग्लोटस है। ग्लोटस बेसिकली ये एक फ्लोर होता है, तो जो फेरिंग्स से फूड को लैरिंग्स में ले जाता है। तो जो उसको बेसिकली जो एयर होती है वो फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाती है, इनके फूड को फेरिंग्स से लैरिंग्स में नहीं जाने देता। और ये जो इसका जो पर्दा होता है वो एपिग्लोटस होता है जो ये सब काम कर रहा होता है। आगे लैरिंग्स है, वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स है। तो ये बॉक्स कार्टिलेज होता है जिसको हम वॉइस प्रोड्यूसिंग बॉक्स कहते हैं। ये ट्रिकिया और फेरिंग्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है। वोकल कॉर्ड जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, इनके बैंड्स होते हैं वोकल कॉर्ड्स के। तो ये क्या करते हैं कि जब इनसे एयर पास करती है तो ये वाइब्रेट करते हैं। इनकी वाइब्रेट से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे मतलब लिप्स और चीक्स या टंग्स और जाज भी हैं वो स्पेसिफिक इसको एक स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया है। जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज होता है। आगे इसकी लेंथ और लोकेशन होती है, मतलब ये कितना लेंथी होता है और कहाँ कहाँ पे हमारे पास ये
प्रेजेंट होता है। तो ये जो है हमारे पास ये मतलब 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, एसोफिगस के साथ होती है। इसका स्ट्रक्चर सी शेप, जिसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। और इसका कार्टिलेज का फंक्शन क्या है कि इनके ट्रिकिया को, इनके कॉयल को, इनके इसको स्ट्रेच रखना है, ताकि ये जब एयर इसके अंदर से मूव करे तो ये इनके प्रॉपर ये ओपन रखना है, इसका काम है। नेक्स्ट ब्रोंकाई है। तो जब हमारे पास चेस्ट कैविटी पे ट्रिकिया होता है, एंटर होता है, तो ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जा सकता है। जो ब्रोंकाई होते हैं इनके अंदर कार्टिलेज होता है। उसके बाद ब्रोंकाई जब फेफड़ों में, इनके लंग्स में हमारे पास ब्रोंकाई पहुंचते हैं, तो ये डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इनके स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिन्हें हम बेसिकली ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जो ट्रिकिया और ब्रोंकाई हैं उनके अंदर भी ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर इनके होते हैं, ये सिलिएटेड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो इनका काम क्या हो सकता है कि ये म्यूकस या एयर को जो है, एयर पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल्स को नेज़ल कैविटी से जो रह जाते हैं, उनको इनका बेसिकली काम होता है ट्रैप करना। आगे जो सीलिया है, ये सीलिया क्या करता है कि ये बीट करता है अपवर्ड मोशन इनके फॉरेन पार्टिकल, जिनके म्यूकोजा, ताकि उनको ओरल कैविटी और इस तरह फिर इनके कफ से इनके बाहर निकाला जा सके। बेसिकली जो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल नेज़ल कैविटी में ट्रैप नहीं हुए, ये उनको वहाँ जाके वहाँ से इनके बैकवर्ड मूव करवाते हैं। नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स है। जो ब्रोंकाई हैं वो डिवाइड होते हैं, तो उनसे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। इनका जो एल्विलर डक्ट्स हैं ये एंट्यूब्यूल्स होती हैं। इसकी सबसे जो मेन पार्ट दैट इज़ एलोजुलाई है। उसके बाद तो बेसिकली जो हमारे पास ये एलोजुलाई होती हैं, जो डक्ट्स होती हैं, इनको हम मतलब एलोवियर डक्ट्स होती है, वो इसमें ओ क्लस्टर ऑफ पाउचेस होते हैं, जिनको हम एलोविलाई कहते हैं। तो उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरीज। जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास इसमें आर्टरी वो वाली, मतलब दो तरह की आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल होती हैं जो अवे द बॉडी, यानी कि दिल लंग्स से हार्ट की तरह जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उन्हें पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। और पल्मोनरी वेन होती हैं, ये होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनके बैक टू द हार्ट की तरफ लेके जाती हैं उसे लंग्स से। तो ये जो लंग्स हैं, अब हम बेसिकली लंग्स को देखते हैं। तो बॉडी के अंदर दो पेयर ऑफ लंग्स होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, या रिब्स मसल, जिनको हम इंटरकॉस्टल मसल भी कहते हैं। डायाफ्राम में एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बिलो द लंग्स प्रेजेंट होता है। और लूब्स ऑफ लंग, यानी कि जो लेफ़्ट लंग है वो हमारे पास स्लाइटली स्मॉलर होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं। और राइट बिगर होता है, उसके 3 लूब्स होते हैं। जो ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स हैं, उनके लंग्स को मतलब ब्लड सप्लाई भी तो देनी है। वो आर्टरीज और वेन्स होती हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, ऐसी मेम्ब्रेन जो लंग्स को कवर करती है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ अ प्लूरल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, होता ये है लंग्स के अंदर कोई ब्लड वो नहीं होते, मसल्स नहीं होते। बेसिकली हमारी एयर ने जो लंग्स के अंदर मूव करना है, बाहर मूव करना है, तो मसल तो अब है नहीं, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स तो नहीं कर सकते। जो डायाफ्राम नीचे मस्कुलर लेयर होती है, इसी की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते, इनका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ब्रीथिंग का मैकेनिज़्म है, क्या होता है कि ब्रीथिंग में सबसे पहले तो 2 फेजेस होते हैं, इनहेलेशन होती है और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है एयर का इनवर्ड मूवमेंट। तो सबसे पहले रिब के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायाफ्राम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो लेस डूम लाइक हो जाता है। तो हमारे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और एयर हमारे लंग्स के अंदर मूव कर जाती है, जिसको हम कहते हैं ये इनहेलेशन हो गई। अब हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। जो रिब के मसल रिलैक्स होते हैं वो अपनी जगह पे वापस आ जाती हैं। डायफ्राम के मसल रिलैक्स होते हैं, वो भी मोर डूम लाइक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो लंग से आउटवर्ड मूव कर जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ह्यूमन के अंदर जो ब्रीथिंग होती है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट यानी कि होती है। तो जो कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग रेट है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है हमारे पास ब्रीथिंग को।
और जब हम मतलब कोई भी दौड़ते हैं या कोई ऐसा कुछ कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारी बॉडी को उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ये ब्रेन को सिग्नल जाता है जिसकी वजह से इनके हमारी जो सांस लेने की स्पीड मैकेनिज़्म है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये कंपैरिजन है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर के दरमियान। तो इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 20% होती है, एक्सपायर में 16% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है, उसमें 4% होती है, नाइट्रोजन का कंटेंट सेम रहता है, और बाकी ये जो वेरिएबल सैचुरेटेड ये टेम्परेचर ये सारा कुछ होता है। आगे है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन मैन। तो रिस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं इन्हें हम रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, जिनमें ब्रोंकाइटिस आ जाता है। इनके हमारे जो लंग्स की ब्रोंकाई हैं इनका अगर कोई मसला हो जाए तो उसे ब्रोंकाई आई या ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इसकी काजेज़ यानी कि क्या एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ म्यूकस हो सकता है इन ट्यूब्स में, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जा सकती है, या ट्यूब्स की जो वाल्स हैं वो नैरो हो जा सकती हैं। ये वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, या केमिकल यानी कि तंबाकू की वजह से हो सकता है। बेसिकली दो तरह का होता है ये ब्रोंकाइटिस। इसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, और ये क्या होता है कि 2 वीक्स तक रहता है, और इनके इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का। नेक्स्ट हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे पास जो ब्रोंकाई होती हैं इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये इनके 3 मंथ्स तक हम या 2 ईयर्स तक रह सकता है। इसकी सिम्टम्स में हम देखते हैं हमारे पास ब्रोंकाइटिस की सिम्टम में कफ आ सकती है, विजिंग आ सकती है, फीवर आ सकता है, चिल्स आ सकते हैं, यानी कि ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रोंकाई के हैं तो ब्रीथिंग का मसला तो ज़रूर आएगा। तो हमारे पास जो एज लिमिट है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है जिसमें जो डायग्नोस किया जा सकता है क्रोनिक ब्रीथिंग है वो 45 ईयर्स या उससे इनके एल्डर हो सकते हैं। एम्फीसीमा ये दूसरी डिज़ीज़ है। ये डिज़ीज़ हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसका क्या है कि ये एलोविलाई की वाल का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास एलोविलाई की वाल डिस्टर्ब हो जाएंगी तो एलोविलाई का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से नहीं होगा, यानी कि लंग टिश्यू ब्रेक। अब एलोविलाई ब्रेक होंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या है, लंग टिश्यू ब्रेक हो जाएंगे। तो यार उनके अंदर या तो ट्रैप ही नहीं होगी, या होगी तो मतलब वहीं रह जाएगी वो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की पावर भी नहीं होगी। जिसकी सिम्टम्स में शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, फटीग हो सकती है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, और जो टाइम पास होने से ये सिम्टम हमारे पास अपेयर होती हैं 50 to 70% जो होती हैं इसमें लंग टिश्यू ही मतलब लॉस्ट हो जाता है, तब ये सिम्टम्स अपेयर हो सकते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो सकती हैं। थर्ड जो डिज़ीज़ है दैट इज़ नमूनिया। तो नमूनिया आपको पता है ये लंग्स का एक इन्फेक्शन है, जो इसमें डबल नमूनिया, क्योंकि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है वो बहुत लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे डबल नमूनिया भी कहते हैं। इसकी काजेज़ जो हैं इसमें एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। तो ये इस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या वायरल यानी कि वायरस की वजह से नहीं, फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है ये नमूनिया। तो अगर मतलब जब काजेटिव एजेंट जो है वो एल्वेलाई के अंदर इंटर हो जाता है तो ये लंग टिश्यू को ब्रेक करता है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो होता है वो फिल्ड हो जाता है फ्लूइड से या पस से। जिसकी सिम्टम्स हैं इसमें क्या आ जाता है कि यानी कि हाई फीवर आ सकता है, शिवरिंग आ सकती है, यानी कि कफ आ सकती है, सुप्टम प्रोडक्शन आ सकती है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, जिनके जो पेशेंट्स की स्किन है उसका कलर चेंज हो सकता है, या पोर ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड हो सकती है। और भी इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसके अगेंस्ट यानी कि वैक्सीन अवेलेबल हैं नमूनिया के, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के अगेंस्ट, और एंटीबायोटिक्स भी यूज़ की जा सकती है इस डिज़ीज़ को इनके रिकवर करने के लिए। आगे यानी कि लास्ट डिज़ीज़ हमारे पास जो है दैट इज़ नहीं मतलब फोर्थ डिज़ीज़ है दैट इज़ अस्थमा। तो अस्थमा क्या है कि ये एक एलर्जी है जो कि ब्रोंकाई में होती है, जिसमें म्यूकस प्रोडक्शन हो जा सकती है, या उनका जो एयर पैसेज है वो नैरो हो सकता है। तो अस्थमा क्या है कि ब्रोंकाई जो ब्रोंक्यूल्स हो सकते हैं वो सेंसिटिव हो सकते हैं डिफरेंट एलर्जेंस के। एलर्जेंस में से डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, या पोलन हो सकता है। जब किसी भी ऐसे एलर्जन से जिनके पेशेंट का सामना होता है
तो क्योंकि उनकी जो एलवीलाई होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। और तो हमारे पास जो यानी कि इसके बाद है था कि ये पोलन से जब वो एक्सपोज होते हैं तो क्योंकि एयरवेज जो होते हैं वो इमीडिएट या एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एलवीलाई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और इस कंडीशन में यानी कि डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। तो इसकी सिम्टम्स में हमारे पास ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, या हमारे पास कफ हो सकती है, चेस्ट ट्रिगर टायर्डनेस हो सकती है। इसकी ट्रीटमेंट में क्या है कि इनके ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इनके इन्हेलर्स वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं, ताकि वो ब्रोंकाई को अगर वो इनके स्टिफनेस उनमें हो गया है तो उसको ट्रीट कर सकें। अगर लंग कैंसर है तो लंग कैंसर ये क्या है कि जिसमें सेल डिवीज़न बेसिकली कैंसर क्या होता है, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेल की जो डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न को बेसिकली हम कैंसर कहते हैं। तो लंग कैंसर में जो सेल्स होते हैं लंग्स के, वो जिनके उसमें जो डिवीज़न होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जा सकती है और इनके एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो सकती है। इसकी सिम्पटम्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो सकती है, कफ हो सकती है, वेट लॉस हो सकती है और इसकी मेन काजिंग में स्मोकिंग है, अदर में कार्सिनोजेंस हैं, रेडिएशन है या कुछ वायरल इन्फेक्शन है। तो हमारे पास सिगरेट के अंदर 50 से मोर कार्सिनोजेंस यानी कि प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, जो लंग कैंसर है वो नॉन स्मोकर्स में भी मतलब हो सकती है। तो इसका रिस्क होता है लंग कैंसर का वो लोअर होता है नॉन स्मोकर में। और पैसिव स्मोकिंग ये है कि मतलब अगर कोई एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसके धुएं से अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो इफ़ेक्ट हो सकता है। और ये जो पैसिव स्मोकिंग है ये एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा यानी कि हार्मफुल है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो सिगरेट के फ़िल्टर होता है उससे निकलने वाला जो धुआं होता है वो कुछ कम यानी कि कुछ कम ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो फ़िल्टर हो रहा होता है और जो वैसे निकल रहा होता है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन में एलिमिनेशन ऑफ तम्बाकू स्मोकिंग यानी कि सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि स्टॉप तम्बाकू एडवर्टाइजमेंट जारी की हैं ताकि यंग्स इससे यानी कि रोका जा सके। तो अगर कोई पर्सन स्टॉप कर दे स्मोकिंग का तो उसमें यानी कि लंग्स का डैमेज वो रिपेयर हो सकता है और वो यानी कि दोबारा रिकवर कर सकता है। तो इसका इफ़ेक्ट्स क्या है कि लंग कैंसर जो है हमारे पास मोस्ट कॉमन काज है कैंसर रिलेटेड डेथ की। तो इसमें 1.3 मिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड डेथ हो चुकी है। तो बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग के कुछ बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो इसमें सिगरेट या दूसरी चीज़ें आ जा सकती है। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ केमिकल्स हो सकते हैं। तंबाकू जो है हमारे पास इसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, जो कि इनमें 50 कार्सिनोजेन्स हो सकते हैं या पॉइजनस केमिकल्स हमारे पास हो सकते हैं। तो डिजीज़ की वजह इसकी क्या है, किडनी की डिजीज़ हो सकती है, ऑरल कैविटी, फेरेंक्स, ब्रीथिंग, ब्लैडर या पेंक्रियाज, इन सब की डिजीज़ इसकी वजह से हो सकती हैं। इनके इस तरह इन डिजीज़ में बेसिकली ये सारी कैंसर ही हो सकता है इन सभी में। एम्फीसीमा हो सकता है या अदर रिस्पिरेटरी डिजीज़, एम्फीसीमा भी हमने पढ़ा है। तो इसमें क्या हो सकता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी यानी कि बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की कम हो सकती है। इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। ट्यूबरक्लोसिस या नमूनिया का रिस्क हो सकता है। इनके स्टेनिंग ऑफ टीथ यानी कि दांतों का कलर चेंज हो जाना। सोशल लाइफ भी इफ़ेक्ट हो सकती है। तो हार्ट डिजीज़ का जो इनके रेट है वो भी इंक्रीज़ कर सकता है इसमें 20 to 30%। तो निकोटीन क्या है, निकोटीन एक पावरफुल पॉइज़न है जो कि पास्ट में यूज़ किया जा सकता है, जब इसको इनहेल किया जा सकता है तंबाकू स्मोकिंग में। तो ये क्या कर देती है सर्कुलेटरी सिस्टम, बल्कि वाल्स होती हैं आर्टरीज़ की उनको भी डैमेज करता है और ब्रेन टिश्यूज़ को भी। तो जो हमारे पास वर्ल्ड वाइड तंबाकू डे है वो 31 मई दिन के लास्ट मई को हमारे पास ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में। तो ये एमसीक्यूज़ हैं, आप इनको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप वीडियो को पॉज़ करके इनको देख लीजिएगा और अगर कोई समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ये सारे हमारे पास वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट इनके बोर्ड में आते रहे हैं और ये उनके हमारे पास आंसर हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग को हमने देख लिया, सेलुलर रिस्पिरेशन को भी देख लिया,
एयर का पाथ क्या है, नेज़ल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एलोविलाई, इनके एलोवियर डक्ट्स, एलोविलाई। तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है? जो हमारे लीव्स होते हैं, इनके अंदर एपिडर्मिस में सेल्स होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, इनको कहते हैं लेंटी सेल्स। क्या हैं? लेंटी सेल्स हमारे वुडी स्टेम जो होता है, यंग वुडी स्टेम, उसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनकी बार्क में, उनको हम कहते हैं लेंटी सेल्स। और ये दोनों ही हमारे पास एयर में जिनके ट्रांस उसमें रिस्पायरेशन में, करके ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये स्टोमेटा एंड लेंटी सेल्स हमारे पास। तो एलोवियर डक्ट्स क्या हैं? एलोविलाई के डक्ट्स को एलोवियर डक्ट्स कहते हैं। एलोव्यूल्स क्या हैं? तो जो लंग्स के अंदर जो एलोविलाई होते हैं और उनको एलोविलाई कहते हैं। और एलोविलाई जब रिस्पिरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमंस में ये इनके रिस्पिरेटरी सरफेस बना रहे होते हैं, इनको हम एलोविलस भी कहते हैं सिंगल को। इस्थमा क्या है? ये इनके लंग का एक डिसऑर्डर है जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, डस्ट, स्मोक, चेस्ट की वजह से। इसकी सिम्टम्स में ब्रीथिंग की शॉर्टनेस हो सकती है, वीजिंग हो सकती है, काफ़ी या चेस्ट पेन हो सकती है। ब्रीथिंग को हमने पीछे देख लिया है, ब्रोंक्यूल्स को भी देख लिया है। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। उसके बाद ब्रोंकस क्या है? जब हमारे पास चेस्ट कैविटी में है, जब हमारे पास ट्रेकिया पहुंचता है तो वो डिवाइड हो जाता है दो में, उसको हम कहते हैं ब्रोंकस। और जब लंग्स में होता है तो उसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और इस तरह हमारे पास डायफ्राम क्या है? ये थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, बिलो द लंग्स होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इनके रिस्पायरेशन में हेल्प कर सकता है। एम्फीसीमा क्या है? कि एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि एलोविलाई की वाल अगर हमारे पास उनकी इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं एम्फीसीमा। तो एक्सहेलेशन क्या है? एयर का इनके लंग्स से आउटवर्ड, इनके बॉडी से आउटवर्ड मूव करना, यानी कि रिब के मसल रिलैक्स होंगे, डायफ्राम के मसल रिलैक्स होंगे, वो दोनों रिब्स नीचे की तरफ चले जाएंगे, डायफ्राम मोर डूम लाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स की जो है वो स्पेस या चेस्ट कैविटी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हो सकता है। उसके बाद हमारे पास गैशियस एक्सचेंज क्या है? कि हमारे पास गैशियस एक्सचेंज ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इनहेलेशन भी पढ़ा है। उसके बाद लेरिंक्स भी पढ़ा है, लेंटिसेल्स पढ़ लिया है, नेज़ल कैविटी भी पढ़ लिया है, नोस्ट्रल्स भी पढ़ लिया है, नमूनिया ये भी अभी अभी देखा है, ट्रैकिया भी देखा है, वोकल कॉर्ड साउंड प्रोड्यूसिंग ये भी देखा है, एपिग्लोटस, ब्रोंकाइटस, उसके बाद लेरिंग्स और इसके फंक्शन ये भी हो चुका है। तो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो कवर होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ